दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना महामारी के दौरान बिहार में एम्बुलेंस को लेकर भी विवाद लगातार जारी है। जी हां, बक्सर से लेकर छपरा तक इससे जुड़ा हुआ मामला सामने आने के बाद अब इसकी धधक सीवान में भी अब उठ चुकी है। जी हां, सीवान के रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने सीवान में खरीदी गई एम्बुलेंस में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। जी हां, बताया जा रहा है कि सीवान जिले में एमएलए और एमएलसी फंड से करीब 10 एम्बुलेंस की कुछ दिनों पहले ही खरीदारी की गई। कुछ एम्बुलेंस एमएलसी टुन्ना जी पांडे के फंड से खरीदी गई है तो कुछ पूर्व के विधायक रमेश कुशवाहा और वासुदेव प्रसाद के फंड से लिए गए हैं। अब इस मामले में रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने कहा है कि एक एम्बुलेंस की ऑन रोड कीमत 7 लाख रुपए है, जिसे 22 लाख रुपए बताया गया है। जी हां, यानी कि 7 लाख रुपए की एम्बुलेंस 22 लाख रुपए में खरीदी गई है। सीधे 15 लाख रुपए की हेराफेरी की गई है। दोस्तों बिहार में अब जल्द ही मानसून का इंतजार खत्म होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार मानसून का असर बिहार में 13 जून के बाद दिखाई देगा, लेकिन इस दौरान बिहार के विभिन्न हिस्सों में तेज हवा, आंधी तूफान, बिजली गर्जन के साथ ही हल्की बारिश के आसार हैं। जी हां, बिहार में प्री मानसून की बात करें तो बारिश ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई में बिहार में 261 mm बारिश हुई, जो 2012 के बाद मई में होने वाले सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है। जी हां, पटना में प्री मानसून के दौरान 202 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो 7 साल के दौरान सबसे अधिक है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में प्री मानसून के दौरान होने वाली बारिश की वजह यास और ताउते तूफान के साथ ही सक्रिय चक्रवाती हवा और गुजरने वाली ट्रफ रेखा है। दोस्तों मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर मुस्लिम देश सऊदी अरब ने कड़ा कदम उठाया है। जी हां, सऊदी सरकार ने लाउड स्पीकर का सीमित इस्तेमाल करने को कहा है। जी हां, इस्लामिक मामलों के मंत्री अब्दुल लतीफ अल शेख ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें मस्जिदों को केवल अजान और इकामत यानी कि नमाज के लिए, तकबीर के लिए ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। सरकार के इस आदेश से मुस्लिम कट्टरपंथी भड़क उठे हैं। सऊदी अरब सरकार ने ट्वीट के माध्यम से भी नए नियमों की जानकारी मुहैया कराई है, जिसमें कहा गया है कि लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को उसकी क्षमता का 1/3 रखा जाएगा। यह साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जी हां, एक ट्वीट में कहा गया है कि इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक मस्जिदों से जुड़े लोगों को बाहरी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान और इकामत के लिए करना होगा, साथ ही आवाज भी कम रखनी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में 2 साल पहले मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विचार शुरू हुआ था। इसके बाद अब सरकार ने यह सर्कुलर जारी किया है। माना जा रहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि लोगों को इससे परेशानी ना हो। जी हां, गौरतलब है कि लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर भारत में भी सवाल उठ चुके हैं। दोस्तों बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले को पंचायत प्रतिनिधियों के लिए झटका के तौर पर देखा जा रहा है। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा पंचायती राज चुनाव को लेकर लिया गया फैसला रहा। जी हां, बिहार सरकार ने पंचायती प्रतिनिधियों को विस्तार यानी कि एक्सटेंशन न देने का फैसला लिया है। समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पंचायतों में परामर्श समिति का गठन होगा। इसके तहत बिहार में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। जी हां, दरअसल बिहार में कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव न होने के हालात बन गए हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश सरकार ने एक तरह से कहे तो बीच रास्ता निकाला है। सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक पंचायत जनप्रतिनिधियों का एक्सटेंशन तो नहीं होगा, लेकिन माना जा रहा है कि राज्य में विकास का काम बाधित ना हो, इसके लिए सरकार बीच का रास्ता निकाली है। दोस्तों गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती की घोषणा की गई है। जी हां, गैस सिलेंडर के रेट में यह कटौती 100 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा की है। सरकारी तेल कंपनियां हर माह की 1 तारीख और 15 तारीख को गैस के सिलेंडर के दामों में समीक्षा करती है, यानी कि गैस के दाम बदलते हैं। जी इसके बाद इनको लागू किया जाता है। दामों में यह कटौती आज से लागू हो गई है। जी हां, वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती नहीं की गई है। जी तेल कंपनियों ने कमर्शियल रूप से इस्तेमाल होने वाली LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 122 रुपए की कटौती
कटौती की है। जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर में 19 किलोग्राम गैस होती है। इस कटौती के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 1473 रुपये 50 पैसे पर आ गया है। इससे पहले यह कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 1595 रुपये 50 पैसा था। इससे पहले मई में भी तेल कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत 45 रुपये तक कम की थी। दोस्तों, हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलने वाले बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक के साथ अब ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगा। यह ड्रोन का इस्तेमाल बाढ़ के दौरान तटबंधों की रियल टाइम मॉनिटरिंग में किया जाएगा। इस पहल से 72 घंटे पहले बाढ़ की जानकारी मिल जाएगी। इस पूरी व्यवस्था में विभाग की संस्था बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र स्थित मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह संस्था आंकड़ों का विश्लेषण करके अगले 72 घंटे की स्थिति का सटीक पूर्वानुमान जारी करेगी। यह जल संसाधन मंत्री संजय झा के मुताबिक बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए विभाग द्वारा लगातार नई तकनीकों के इस्तेमाल के साथ साथ नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा वर्षा और नदियों के जलस्तर का अगले 72 घंटे का अत्यंत सटीक पूर्वानुमान रोज जारी किया जा रहा है। जी हां, FMISC द्वारा फ्लड फॉरकास्ट मॉडल भी तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत बागमती, अधवारा, कोसी, गंडक और महानंदा नदियों की बाढ़ से संबंधित पूर्वानुमान तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में सड़क दुर्घटना कम करने के लिए चलाए जा रहे तमाम जागरूकता कार्यक्रम का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। जी हां, पुलिस प्रशासन की दबिश के बावजूद बिहार में हेलमेट पहनने वालों की संख्या में पिछले साल की तुलना में इस साल कमी आई है। बिहार के आधे से अधिक जिलों के लोग पहले की तुलना में कम हेलमेट पहन रहे हैं। वैसे राज्यव्यापी स्तर पर बिहार में हेलमेट पहनने वालों की संख्या में 1.68% की मामूली वृद्धि हुई है। यह परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर, दरभंगा और छपरा में 1/4 से अधिक लोग हेलमेट पहनना कम कर दिए हैं। यह स्थिति तब है जब बिहार में मोटरसाइकिल दुर्घटना में मरने वालों में 40% से अधिक वैसे लोग होते हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं। हालांकि बक्सर, गोपालगंज और नवादा जिले में हेलमेट पहनने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। हेलमेट पहनने को लेकर परिवहन विभाग ने जिलों से तुलनात्मक रिपोर्ट मांगी थी। जिलावार इस रिपोर्ट में यह साफ कर दिया है कि राज्य के 20 जिले ऐसे हैं जहां पिछले साल की तुलना में अब लोगों ने हेलमेट पहनना कम कर दिया है। शिवहर, पटना, मधुबनी, खगड़िया, समस्तीपुर और मुंगेर ऐसे जिले हैं जहां 10% से अधिक लोगों ने हेलमेट पहनना कम कर दिया है। जबकि अररिया, सुपौल, बेगूसराय, सिवान, सहरसा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में 0 से 10% के बीच लोगों ने हेलमेट पहनना कम कर दिया है। वहीं 18 जिलों में हेलमेट पहनने वालों की दिलचस्पी बड़ी है। जी हां, अरवल, जमुई, किशनगंज, बेतिया, जहानाबाद, कटिहार, शेखपुरा, नवादा, गया और भभुआ में 10 से 30% के बीच, तो औरंगाबाद, पूर्णिया, बांका, लखीसराय और मधेपुरा में 0 से 10% के बीच हेलमेट पहनने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। दोस्तों, कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बिहार में आगामी 2021-22 में सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में 30,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। जी हां, आपको बता दूं कि इससे पहले भी बिहार में करीब 10,000 पदों पर सरकार भर्तियां निकाली जा चुकी है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए मानव बल की आवश्यकता है। इस क्रम में 6,338 विशेषज्ञ एवं सामान्य चिकित्सक 3270, आयुष चिकित्सक के 4671 पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आगे कहा है कि इस साल हम अपने डिपार्टमेंट में बम्पर वैकेंसी निकालेंगे। यह सरकार की ओर से करीब 30,000 रिक्तियां निकाली जाएगी। उन्होंने कहा है कि विभाग ने इसको लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया है। जल्द ही वैकेंसी से लेकर परीक्षा तक की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों, मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में बिहार ने इतिहास रच दिया है। जी हां, बिहार 21,325 टन मशरूम उत्पादन के साथ देश में सबसे ज्यादा मशरूम उत्पादक अग्रणी 3 राज्यों में शामिल हो गया है। यह पहला स्थान ओडिशा और दूसरा स्थान महाराष्ट्र है। भले ही बिहार उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर है, लेकिन उड़ीसा और महाराष्ट्र से उत्पादकता दर में महज चंद फासले पर ही पीछे हैं। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मशरूम वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम ने बताया कि मशरूम निदेशालय सोलन की ओर से जमा किए गए देश भर के मशरूम उत्पादक के डेटा के अनुसार 2020-21 में सबसे अधिक मशरूम उत्पादक ओडिशा में हुआ। यह दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में हुआ। वही तीसरे नंबर पर बिहार है। उसके बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, यूपी, तमिलनाडु मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में रहा है।
दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला है। जी हां, स्वामी ने ट्वीट करके सरकार को आर्थिक मोर्चे पर असफल बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने भी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरी बात से ज्यादातर भारतीय अब सहमत हैं। हाल के दिनों में मोदी सरकार के कट्टर आलोचक रहे स्वामी ने ट्वीट में लिखा है कि अब ज्यादातर भारतीय मेरे इस बात से सहमत है कि मोदी सरकार ने यूपीए द्वारा बनाई गई अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियों को और बढ़ा दिया है। यह अर्थव्यवस्था को अब भी सुधारा जा सकता है, लेकिन वर्तमान में सरकार को यह पता नहीं है कि यह कैसे किया जाए। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी चीन, कोरोना प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में एक पुलिसकर्मी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस वायरल फोटो ने लोगों को इमोशनल कर दिया है। यह कई यूजर्स ने तो फोटो शेयर करते हुए पुलिसकर्मी को सलाम किया है। यह कई लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वायरल फोटो में पुलिसकर्मी एक बेसहारा बुजुर्ग महिला को खाना खिला रहा है। इससे पहले भी दिल्ली में एक पुलिसकर्मी की फोटो सामने आई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी ने एक बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचाया था। दोस्तों, 32 साल पुराने अपहरण मामले में जेल में बंद जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जहां पप्पू यादव को इस मामले में मधेपुरा कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। मंगलवार को डीजे रमेश चंद्र मालवीय ने जमानत याचिका पर सुनवाई की और उनकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। जी हां, पटना से गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद पप्पू यादव 20 दिनों से अभी भी जेल में बंद है। जी हां, पप्पू यादव की रिहाई को लेकर उनके समर्थक सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक में मुहिम चला रहे हैं। जिस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है वह 32 साल पुराना है। यह कथित घटना 29 जनवरी 1989 की है। यह आरोप है कि पप्पू यादव ने अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना के अंतर्गत मिडिल चौक से राजकुमार यादव और उमा यादव का अपहरण किया। इसकी शिकायत शैलेंद्र यादव ने की थी। कुछ दिनों बाद दोनों अपहरण सकुशल वापस लौट गए थे। 3 महीने बाद पप्पू यादव की भी गिरफ्तारी हुई थी। कुछ महीने जेल में रहने के बाद बेल पर बाहर आए और फिर वे विधायक और एमपी चुने गए। दोस्तों, चक्रवाती तूफान यास का असर अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिहार में आज भी तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ ही तेज बारिश हो सकती है। जी वहीं कई जगहों पर बिजली गिरने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। जी पटना समेत कई जगहों पर सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। चक्रवाती तूफान ताउते और यास का असर बिहार में अभी भी देखने को मिल रहा है। जी बिहार में 13 जून के बाद मानसून आने की उम्मीद है, लेकिन इसके पहले ही राज्य में रिकॉर्ड बारिश हुई है। बताया जा रहा है कि बारिश से राज्य में 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह साल 2012 के बाद मई महीने में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं राजधानी पटना में बारिश ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह मानसून आने से पहले ही पटना में 202 mm बारिश दर्ज की गई है। ताउते और यास तूफान की वजह से बिहार में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। यह मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की वजह से पूरे साल राज्य में तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। यह 13 जून के बाद बिहार में मानसून का असर दिखेगा। इस दौरान तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, आंधी तूफान की भी आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चरावा लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने नालंदा के हिलसा के चकवाजीपुर उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर साझा करके स्वास्थ्य व्यवस्था पर चोट की है और लिखा है कि नीतीश ने अपने गृह जिला नालंदा में भी हमारे द्वारा बनाया गया स्वास्थ्य केंद्र बंद करा दिया, लेकिन गुलाबी फाइलों में ये चालू है। ऐसे हजारों स्वास्थ्य केंद्रों की बलि ले ली गई है क्योंकि इनके फाइलों में कार्यरत रहने से प्रसाद रूपी चरावा प्राप्त होता रहता है। उन्होंने ये तस्वीर राजद नालंदा के ट्विटर पेज से साझा की थी, जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र झाड़ियों के बीच जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में दिख रहा है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। नालंदा के उप स्वास्थ्य केंद्र पर उनसे सवाल किया गया है कि क्या 15 साल से यहां आदमी नहीं रह रहे थे। उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। यह कैसा सुशासन है जिसे सरकार 15 साल तक सोई रहती है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में 10 साल की एक मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात हुई है। एक दुकानदार पर बच्ची के साथ दरिंदगी करने का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत पर सरैया थाने में आरोपी भरत चौधरी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है, तो वही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आरोपी ने महज एक तरबूज का लालच देकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सदर अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है।
दोस्तों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय इकाई में बिहार से जुड़े 2 दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। जेपी नड्डा ने इस संबंध में सोमवार को दोनों नेताओं के नाम पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे साबिर अली को मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री मनोनीत किया है। वहीं बिहार भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले साबिर जदयू से पूर्व राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वहीं अररिया जिला के वहाब भाजपा के खांटी कार्यकर्ता से लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके हैं। दोनों नेताओं के मनोनयन के बाद माना जा रहा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी इन्हें तुरुप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करेगी। दोस्तों बिहार में मुखिया का कार्यकाल 15 जून को समाप्त होने वाला है। इससे पहले मुखिया जी की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि कोरोना महामारी के समय मुखिया ने मास्क वितरण के नाम पर सरकार को खूब चुना लगाए हैं। सरकार अब इन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना जिले में मास्क खरीद और वितरण में वित्तीय अनियमितता करने वाले मुखिया पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मास्क वितरण के नाम पर पैसों की लूट करने वाले मुखिया के जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि फतुहा प्रखंड के मसाड़ी सहित 1 दर्जन से अधिक पंचायतों में सरकारी दिशा निर्देश का उल्लंघन किया गया है। पंचायती राज विभाग ने मुखिया को जीविका, खादी भंडार तथा स्थानीय स्तर पर बनाए जाने वाले मास्क को खरीद करने के लिए कहा गया था। यह खबर के मुताबिक मुखिया ने पंचायती राज विभाग के आदेश को नहीं माना तथा बाजार से मास्क खरीदा। यह विभाग ने कहा है कि बाजार से खरीदे जाने वाले मास्क की राशि का भुगतान सरकारी निधि से करने वाले मुखिया की पहचान किया जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। दोस्तों बिहार में कोरोना से ठीक होने वाले दर यानी कि रिकवरी दर 96% के पार चली गई है। यह सोमवार को ये 96.67% दर्ज की गई है। वही जिलावार रिकवरी दर की बात करें तो कई जिलों में इसका आंकड़ा 98% के पार भी पहुंच गया है, जबकि कुछ जिलों में 94% ही रिकवरी दर अटकी हुई है। यह स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम किशनगंज में 92.6% रिकवरी दर है, जबकि सबसे अधिक कैमूर, जहानाबाद और नवादा में 98.3% रिकवरी दर है। यह 13 जिलों में 97% से अधिक रिकवरी दर पहुंच गई है। इसके अलावा 6 जिलों में 98% या फिर उससे अधिक दर्ज की गई है। वहीं 19 जिलों में 97% या फिर उससे अधिक रिकवरी दर है। दोस्तों बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान जोरों पर है। कुछ दिनों पहले तक बिहार 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगाने में पूरे देश में नंबर 1 पर था। हालांकि ये केवल शहरों के आंकड़े हैं। गांव में अब भी जागरूकता की कमी की वजह से लोग टीका लेने से डर रहे हैं, जिस वजह से गाँव में 100% वैक्सीनेशन अभी चुनौती बना हुआ है। बेतिया के सेमरा घाट और धोकराहा हरिजन टोली में ग्रामीणों ने टीका लेने से इनकार कर दिया, तो समझाने के लिए डीएम खुद उनके गाँव तक आ गए। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में टीकाकरण से इनकार पर डीएम कुंदन कुमार हरकत में आए और मध्य विद्यालय धोकरहा तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेमरा घाट में टीका स्थल का निरीक्षण किया। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के हरित आवरण को बढ़ावा देने को लेकर काफी संवेदनशील है। इसी का नतीजा है कि सत्ता में आने के बाद वे लगातार पौधरोपण की ओर ध्यान दे रहे हैं। यह दरअसल बिहार से झारखंड के अलग हो जाने की वजह से बिहार का हरित आवरण काफी कम हो गया था। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में हरित मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत राज्य भर में पौधरोपण अभियान चलाया गया। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि पिछले 8 सालों से चलाए जा रहे हरियाली मिशन के बारे में सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि झारखंड से बंटवारे के बाद बिहार का हरित आवरण 9% रह गया था। 2012 में बिहार में हरित मिशन की शुरुआत की गई और 24 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 22 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके बताया है कि पृथ्वी दिवस 9 अगस्त 2020 तक 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 3 करोड़ 47 लाख पौधे लगाए गए। अब राज्य का हरित आवरण 15% हो गया है और 17% हरित आवरण प्राप्त करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों यदि आपके पास खेती योग्य जमीन है तो खेती से आने वाले पैसे के अलावा बिना कुछ किए आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। यही नहीं, एक छोटा सा काम कर देने से आपको 60 साल के बाद भी हर महीने पेंशन मिलेगी, यानी कि जवानी और बुढ़ापा दोनों समय के लिए आपको आर्थिक मदद मिलती रहेगी। बस इसके लिए आपको pmkisan.gov.in पर जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करने के बाद आप इस योजना से जुड़कर सालाना 6,000 रुपए पा सकते हैं।
सकते हैं, यानी कि पीएम किसान योजना। जी हाँ, यदि आप 30 जून से पहले ये रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो फिर इस साल डबल फायदा होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 2 किस्त यानी कि 4,000 रुपए मिलेंगे। यदि 30 जून के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर आपको एक ही किस्त मिलेगा। तो इसीलिए आप 30 जून से पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दें। दोस्तों, बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में पिछले 19 सालों में 4 गुना से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, हर साल बाढ़ और सुखाड़ की मार को झेलने के बाद भी बिहार ने प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की बड़ी खाई को लगभग पाट दिया है। जी हाँ, शराबबंदी के बाद इसमें और भी बढ़ोतरी हुई है। बिहार के लोग अब प्रतिदिन 400 ग्राम दूध पी रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत 407 ग्राम से मात्र 7 ग्राम कम है। जी हाँ, 19 साल पहले 2001 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 225 ग्राम थी। उस समय एक बिहारी को मात्र 88 ग्राम दूध पीने को मिल रहा था। बीते 10 सालों में बिहार ने न केवल दूध का उत्पादन 39.66 लाख टन बढ़ाया है, बल्कि उसे लोगों तक पहुंचाया भी है। दोस्तों, बिहार में जीविका दीदियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। कोरोना के इस संकट में जीविका दीदी मास्क बनाकर कमाई कर रही है। जी, बिहार में 999 केंद्रों पर मास्क बनाए जा रहे हैं। अब तक जीविका दीदियों की तरफ से 5 करोड़ 60 लाख मास्क बनाए गए हैं। जी, लगभग 110 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का मास्क का व्यवसाय किया जा चुका है। जी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि कोरोना संक्रमण का द्वितीय लहर जारी है। इससे बचाव में मास्क की उपयोगिता काफी अधिक है। जी, इसी को ध्यान में रखकर सरकार पंचायती राज विभाग के माध्यम से मास्क का वितरण करवा रही है। यह मास्क की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को दी गई है। उन्होंने बताया कि बिहार के 38 जिलों के 999 मास्क उत्पादन केंद्र पर 30,389 जीविका दीदियों द्वारा अब तक 5 करोड़ 60 लाख मास्क का निर्माण किया जा चुका है। यह 4 करोड़ 53 लाख 72 हजार से अधिक मास्क की आपूर्ति पंचायती राज संस्थानों को दी जा चुकी है। जीविका दीदियों को अब तक करीब 7 करोड़ 50 लाख मास्क निर्माण का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। जिलावार मास्क उत्पादन की बात की जाए तो सारण में 51 लाख, गया में 49 लाख, नालंदा में 39 लाख, मधुबनी जिला में 32 लाख, पूर्वी चंपारण में 34 लाख, किशनगंज और दरभंगा में 25 लाख, मधेपुरा, बांका एवं पटना जिले में 30 लाख, कटिहार एवं अररिया जिला में 24 लाख, सीतामढ़ी जिला में 22 लाख, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर जिला में 19 लाख, सहरसा एवं जमुई जिला में 20 लाख, गोपालगंज जिला में 31 लाख मास्क का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों, कोरोना के साथ ही आम आदमी इस समय महंगाई की मार से जूझ रही है। जी, पेट्रोल डीजल के साथ ही खाने के तेल के दाम में भी जमकर वृद्धि हो रही है। यह देश के सभी शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। जी, मई महीने में 18 दिनों में ही पेट्रोल 4 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वही 18 दिन में ही डीजल के रेट में भी 4 रुपये 60 पैसे का इजाफा देखा गया है। जी, आज दिल्ली में पेट्रोल के रेट में 27 पैसे प्रति लीटर, वही डीजल की कीमत में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। जी, आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना सुबह 6 बजे बदलाव होता है। जी, सुबह 6 बजे ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दुगुना हो जाता है। यह विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या है, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। दोस्तों, बिहार में शहरीकरण तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिस कारण यहाँ के शहरों में जमीन की कीमत भी तेजी के साथ बढ़ रही है। बिहार में प्रतिदिन यानी कि हर दिन जमीन की रजिस्ट्री भी तेजी के साथ हो रही है। ज्यादातर लोग शहरों में घर बनाने के लिए जमीन की खरीदारी कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के गया, पटना और भागलपुर में जमीन सबसे ज्यादा महंगा हो रहा है। जी हाँ, वही बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी जमीन की कीमत तेजी के साथ बढ़ रही है। यह इन शहरों का शहरीकरण भी तेजी के साथ हो रहा है। यह बिहार के पटना शहर के आसपास जमीन की कीमत 40 से 45 लाख के पास पहुंच चुका है। जी हां, वहीं गया और भागलपुर से सटे इलाकों में जमीन की कीमत भी 40 लाख के आसपास है। इन शहरों में तेजी के साथ मकान बन रहे हैं और लोग घर बनाने के लिए जमीन खरीद रहे हैं। वही वर्तमान समय में बिहार का दरभंगा शहर भी तेज गति के साथ विकसित हो रहा है। एयरपोर्ट के चालू हो जाने के बाद यहाँ की जमीन की कीमत भी आसमान छूने लगी है। जी हां, दरभंगा शहर में एम्स का भी निर्माण होने वाला है। इससे यहाँ लोग घर बनाने के लिए तेजी के साथ जमीन खरीद रहे हैं।
दोस्तों मुंबई, दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों की बंद फैक्ट्रियां धीरे धीरे खुलने लगी है। लॉकडाउन में घर आए मजदूर फिर से काम की तलाश में वापस लौटने लगे हैं। जी हां, मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के अन्य जिलों में रहने वाले कुछ मजदूरों को उनके फैक्ट्री मालिक की ओर से ट्रेन का टिकट भी भेजा जा रहा है। जी हां, अब रोजाना बड़ी संख्या में मजदूर मुंबई, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वजह से ट्रेनों में टिकट अचानक 100 के पार जा चुकी है। एक हफ्ते पहले तक जयनगर से लोकमान्य तिलक जाने वाली पवन एक्सप्रेस में आसानी से टिकट मिल जा रही थी, लेकिन इन दिनों मिनटों में सीटें फुल हो जा रही है। यह ट्रेन की टिकट के लिए लोग रात को ही लाइन में लगकर सुबह में तत्काल टिकट ले रहे हैं। यह मुजफ्फरपुर जंक्शन से रोजाना 500 मजदूर रवाना हो रहे हैं। सीतामढ़ी, शिवहर एवं पूर्वी चंपारण सहित अन्य जिलों में मजदूर ट्रेन पकड़ने जंक्शन आ रहे हैं। कई मजदूरों को जाने से लेकर रहने का खर्च भी कंपनियों के मालिक देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कंपनी की ओर से कई जिलों में एक स्टाफ को भी भेजा गया है। कोरोना की वजह से ट्रेनें कम चल रही है। इन ट्रेनों में भी सीट मिलनी मुश्किल हो रही है। प्रदेश से घर लौटे प्रवासी मजदूर काम के लिए लौटने लगे हैं, जिससे ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। भागलपुर से रोज खुलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस और कामाख्या दिल्ली स्पेशल ट्रेन लंबी वेटिंग है। दोस्तों कोरोना महामारी का हाल के 14 माह पूरा होने को है। इस भयावह समय के बीच सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ गया है। यह कक्षा 8 से 12वीं तक के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ आंशिक रूप से उठा रहे हैं। वहीं कक्षा नर्सरी से कक्षा 1 और कक्षा 2 से कक्षा 7 तक के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह घर में इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल, टेलीविजन और अन्य डिवाइस का ना होना। एक न्यूज चैनल के रिपोर्ट ने जिले के कई सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बात की। यह जानकारी दी गई है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे नियमित रूप से ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हैं, जबकि सरकारी स्कूलों के 95% से अधिक बच्चे इस नई सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के करीब 5 लाख बच्चे हैं। जी हाँ, वहीं कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के बच्चों की संख्या करीब 2 लाख है। यह शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चे के लिए व्हाट्सएप और अन्य माध्यम से नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह हाई स्कूल और इंटर स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप में 50% स्कूल पाठ्य सामग्री को भेज रहे हैं। ऐसे में जिले के करीब 5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों के ऑनलाइन एजुकेशन से वंचित हैं। यह बच्चे पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई से उनका नाता नहीं रह गया है। ये बच्चे ना तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और ना ही घर पर पढ़ाई कर पा रहे हैं। दोस्तों सरकारी कंपनी इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया उर्वरक तैयार किया है। इसका उत्पादन जून से शुरू होगा और इसे दुनिया भर के किसानों को पेश किया जाएगा। यह कंपनी ने सोमवार को कहा है कि स्वदेशी रूप से विकसित नैनो यूरिया तरल स्वरूप है और इसकी कीमत 240 रुपए प्रति 500 मिलीमीटर है। यह पारंपरिक यूरिया के प्रति बोरी की कीमत से 10% सस्ती है। नैनो यूरिया लिक्विड को गुजरात के कलोल में इफ्को के नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में स्वदेशी तकनीक विकसित किया है। यह नैनो यूरिया इफ्को के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म www.iffco.bazar.in इसके अलावा इसके सहकारी बिक्री और विपणन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप भी इसे मंगवाना चाहते हैं तो आप दिए गए वेबसाइट के जरिए इसे मंगा सकते हैं। दोस्तों इंडियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके गृह मंत्रालय की उस अधिसूचना को चुनौती दी है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की इजाजत देती है। जी हाँ, इंडियन मुस्लिम लीग ने केंद्र सरकार की उस नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जो भारत के कुछ राज्यों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। जी हां, आपको बता दूं कि बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिलों में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। दोस्तों यास तूफान ने भी बिहार के किसानों को बड़ा नुकसान दिया है। जी हां, अकेले पटना सिटी अनुमंडल अंतर्गत पटना सिटी और फतुहा क्षेत्र के लगभग 12 पंचायतों के 70 गांव के हजारों एकड़ खेत में लगी प्याज और सब्जी की फसल यास चक्रवात की बारिश और तेज हवा से तबाह हो गई है। इससे सैकड़ों किसानों को लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस तबाही का जायजा लेने सोमवार को कृषि विभाग के जिला सहायक निदेशक विजय कुमार पंडित जल्ला क्षेत्र पहुंचे। जी हां, उन्होंने
खेतों में घूमकर तथा किसानों से बातचीत करते हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि पीड़ित किसानों की सूची तैयार करके मुआवजा की राशि तय की जाएगी। दोस्तों, देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की प्रगति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोविशील्ड खुराक लगाने के शेड्यूल में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये केवल 2 खुराक होगी। कोविशील्ड की पहली खुराक देने के बाद 12 सप्ताह के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। वही शेड्यूल कोवैक्सीन पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है। जुलाई के मध्य या फिर अगस्त तक हमारे पास प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त खुराक होगी। हमें दिसंबर तक पूरी आबादी का टीकाकरण करने का भरोसा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल ने कहा है कि हमारा ध्यान बच्चों को होने वाले कोविड रोग आकर्षित कर रहा है। बच्चों की बड़ी आबादी आमतौर पर इस पर सोन्मुख है। यह उन्हें अक्सर संक्रमण हो जाता है, लेकिन उनके लक्षण न्यूनतम या फिर शून्य होते हैं। बच्चों में संक्रमण ने गंभीर रूप ले लिया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।